झीलों के इस शानदार एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। अक्सर होता यह है कि भूगोल को बस नक्शे और रटने वाला एक उबाऊ विषय मान लिया जाता है, लेकिन आज भारत की इन झीलों को रटने की उस सिरदर्दी को एक बेहद दिलचस्प और रोमांचक भौगोलिक पहेली में बदलने का समय आ गया है। चाहे आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या बस प्रकृति के रहस्यों को जानने का शौक रखते हों, आज का ये विश्लेषण हम सब के लिए बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि परीक्षा के इतने भारी दबाव में इन अजीबोगरीब नामों और जगहों को याद कैसे रखा जाए। असल में भारत की ये झीलें केवल खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि एग्जाम्स में सीधे सीधे नंबर दिलाने वाले सबसे सॉलिड टॉपिक्स हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें तोते की तरह रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कुछ खास मेंटल टैग्स और ट्रिक्स का इस्तेमाल करके हम इन पर बड़ी ही आसानी से महारत हासिल कर सकते हैं। आज के हमारे इस सफर का नक्शा कुछ ऐसा दिखने वाला है। हम शुरुआत करेंगे झीलों के कुछ जादुई चीट कोड से, फिर पहाड़ों से होते हुए रेगिस्तान का सफर करेंगे। उसके बाद प्राकृतिक और कृत्रिम झीलों का अंतर समझेंगे, कुछ उल्कापिंडों और तैरती हुई जमीन जैसे अजूबों को देखेंगे, वेटलैंड इकोसिस्टम को डिकोड करेंगे और आखिर में अंतरिक्ष और खेलों से जुड़े चरम भूगोल की बात करेंगे। तो चलिए अपने पहले लेवल की तरफ बढ़ते हैं और भारत की उत्तरी सीमाओं में छिपे कुछ बेहद दिलचस्प जादुई चीट कोड्स को डिकोड करते हैं। अब देखिए, पहला चीट कोड तो बहुत ही सीधा और सिंपल है। अगर किसी झील के नाम के आखिर में नाग शब्द आ जाए, जैसे शेषनाग, अनंतनाग या बेरीनाग, तो बिना कुछ सोचे समझ लीजिए कि वो जम्मू कश्मीर में ही है। लेकिन जो झीलें इस नियम में फिट नहीं बैठती, उनके लिए हमारे पास एक बहुत ही मजेदार और थोड़ी अजीब सी ट्रिक है। जरा इसे सुनिए। जम्मू पी के डल वुलर कपड़े पहनो मानस। इसे डिकोड करना बड़ा आसान है। जम्मू पी से हो गया जम्मू कश्मीर, डल से डल झील, वुलर यानी ऊनी कपड़े जिससे बनी वुलर झील, और मानस से मानसबल झील। है ना कमाल की ट्रिक। और अगर हम थोड़ा और ऊपर लद्दाख की तरफ जाएं तो वहां का चीट कोड है शब्द सो। पेंगोंग सो हो या सोमोरिरी, जहां भी सो लगा हो वो जगह लद्दाख है। असल में तिब्बती मूल की भाषाओं में सो का सीधा अर्थ ही झील होता है। अब इसी वुलर झील के बारे में एक बड़ा ही कमाल का फैक्ट सामने आता है। हम जानते हैं कि ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका जन्म केवल ग्लेशियर की बर्फ पिघलने से नहीं हुआ है। इसके पीछे जमीन के नीचे की एक बहुत बड़ी ताकत का हाथ है, जिसे हम टेक्टोनिक गतिविधि कहते हैं, यानी जमीन के अंदर की वो भारी हलचल जिसने इतनी विशाल झील को आकार दे दिया। चलिए अब बर्फ से ढके पहाड़ों को पीछे छोड़ते हैं और रेगिस्तान की तरफ चलते हैं, जहां हम कुछ दिलचस्प नियमों और उनके अपवादों को समझेंगे। भूगोल में एक बड़ा ही मशहूर ताल रूल है। नैनीताल, राकसताल, खुरपा ताल, मतलब जिस भी झील के अंत में ताल लगा हो वो अक्सर उत्तराखंड में ही पाई जाती है। लेकिन एग्जाम पेपर सेट करने वालों को अपवाद या एक्सेप्शन बहुत पसंद होते हैं। सूरज ताल और चंद्रताल, ये दोनों ताल होने के बावजूद उत्तराखंड में नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में हैं। अब इस भारी कंफ्यूजन से कैसे बचे? बस एक छोटी सी लाइन याद रखनी है। हिमाचल के शिखर पर सूरज और चंदा रेणुका से मिले। इस एक लाइन से एकदम साफ हो जाता है कि हिमाचल प्रदेश में सूरजताल, चंद्रताल और रेणुका झील स्थित हैं। बस एक ट्रिक और सारा कंफ्यूजन छूमंतर। अब राजस्थान की झीलों की बात करें तो वहां के नाम भी बिल्कुल राजसी होते हैं। इन्हें रटने की बजाय जरा इस छोटी सी कहानी को विजुअलाइज करते हैं। राजा जय और फतेह ने पुष्कर के सांभर में नमक डाला। राजस्थानी भाषा में नमक को लूण कहते हैं। चलिए इसे डिकोड करते हैं। राजा से राजस्थान और राजसमंद झील, जय से जयसमंद, फतेह से फतेह सागर, पुष्कर से पुष्कर झील, सांभर से प्रसिद्ध सांभर झील और नमक यानी लूण से लूणकरनसर झील। सोचिए, एक छोटी सी कहानी में पूरा का पूरा राजपूताना इतिहास और वहां का भूगोल सिमट गया। इस कहानी में जिस सांबर झील का जिक्र आया है वो कोई आम झील नहीं है। जरा सोचिए, एक ऐसी झील जो चारों तरफ से जमीन से घिरी है। समुद्र से इसका कोई लेना देना नहीं है, एकदम जमीन के बीचों बीच है। फिर भी इसका पानी भयंकर खारा है। इसे अंतस्थलीय यानी इनलैंड खारे पानी की झील कहते हैं। ये एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक विसंगति है और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश के नमक उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है।
जहां हम प्राकृतिक इतिहास और इंसान की इंजीनियरिंग यानी कृत्रिम महत्वाकांक्षा के बीच का फर्क देखेंगे। इस फर्क को समझने के लिए हमारे पास 3 बेहतरीन उदाहरण हैं। उत्तर प्रदेश का गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। रिहंद बांध के पीछे असीमित पानी को रोकने के लिए इसे बनाया गया था। यह इंसान का नदियों को अपने काबू में करने का एक विशाल प्रयास है। दूसरी तरफ है तेलंगाना का हुसैन सागर, जो हैदराबाद और सिकंदराबाद के ठीक बीच में है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसके बीचों बीच स्थित महात्मा बुद्ध की एक ऐसी मूर्ति जिसे एक ही विशाल पत्थर को तराशकर बनाया गया है। और फिर आती है पंजाब की हरिकेन झील। ये सतलुज और ब्यास नदियों के संगम पर बना एक ऐसा कृत्रिम वेटलैंड है जो भारत की सबसे लंबी इंदिरा गांधी नहर को जीवन देने वाला पानी मुहैया कराता है और उसे सीधे राजस्थान के रेगिस्तान तक पहुंचाता है। अब हम अपने एक्सप्लेनर के उस हिस्से में पहुंच गए हैं जहां चीजें थोड़ी अजीब और किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगने लगती हैं। बिल्कुल, महाराष्ट्र की लोनार झील को ही देख लीजिए। इसका जन्म किसी टेक्टोनिक हलचल या नदियों से नहीं, बल्कि आसमान से गिरे एक खतरे से हुआ था। आज से लगभग 50,000 साल पहले प्लिस्टोसीन काल के हेमयुग में एक विशाल उल्कापिंड भयंकर स्पीड से हमारी पृथ्वी से आ टकराया था। उस जोरदार टक्कर से जो विशाल गड्ढा बना वही आज की लोनार झील है। और कमाल की बात यह है कि इसका पानी मीठा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा एल्कलाइन या क्षारीय है। जब इसमें खास तरह के बैक्टीरिया पनपते हैं तो पूरी झील का पानी रातों रात गहरा गुलाबी हो जाता है ना, एकदम रहस्यमयी। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ठोस जमीन पानी के ऊपर तैरने लगे? सुनने में ही विज्ञान के नियमों के खिलाफ लगता है ना? लेकिन भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में एक ऐसी जगह है जो पूरी दुनिया में इकलौती है और जहां इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखा जा सकता है। हम बात कर रहे हैं मणिपुर की बेहद खूबसूरत लोकटक झील की। असल में ये तैरने वाले टुकड़े कोई आम ठोस जमीन नहीं है। वहां की लोकल भाषा में इन्हें फुमदी कहा जाता है। ये सड़े हुए पौधों, मिट्टी और जैविक पदार्थों का एक बहुत मोटा और घना स्पंज होते हैं। ये किसी हाइड्रोलिक लिफ्ट की तरह काम करते हैं। जब पानी कम होता है तो ये नीचे जाकर मिट्टी से पोषक तत्व सोख लेते हैं और बारिश आने पर फिर से ऊपर तैरने लगते हैं। सबसे मजे की बात यह है कि इसी सबसे बड़ी फुमदी के ऊपर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लमजाओ बसा हुआ है, जो दुनिया भर में मशहूर डांसिंग संघाई हिरणों का आखिरी घर है। इन अजीबो-गरीब भूगोलीय चमत्कारों से निकलकर अब हम आते हैं भारत के कुछ बेहद खास वेटलैंड इकोसिस्टम्स पर, जो असल में प्रकृति के विशाल वाटर फिल्टर की तरह काम करते हैं। उड़ीसा की चिल्का झील का नाम तो सुना ही होगा। इसे भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील कहा जाता है। यहां समंदर का खारा पानी और नदियों का मीठा पानी आपस में गले मिलते हैं। साल 1981 में इसे भारत का सबसे पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था। खारे और मीठे पानी का ये अनूठा संगम इरावती डॉल्फिन जैसे दुर्लभ जीवों के लिए एक बेहद शानदार प्राकृतिक नर्सरी का काम करता है। ये वेटलैंड्स या आर्द्र भूमियां असल में कई बेजुबान जीवों के लिए लाइफलाइंस होती हैं। उदाहरण के लिए गुजरात की नल सरोवर झील को ही ले लीजिए। सर्दियों के मौसम में ये दूर देशों से उड़कर आने वाले फ्लेमिंगो जैसे प्रवासी पक्षियों के लिए एक महफूज घर बन जाती है। वहीं असम का दीपोर बिल हाथियों की आवाजाही के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक गलियारा यानी कॉरिडोर देता है। ये रामसर साइट्स वन्य जीवों को बचाने और बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए हमारे पर्यावरण का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। चलिए, अब हम अपने एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिरी और रैपिड फायर लेवल पर आ गए हैं, जहां हम स्पेस और स्पोर्ट्स को भूगोल से जोड़ेंगे। अगर हम स्पेस की बात करें तो भारत के रॉकेट जहां से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरते हैं, यानी इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, वो किस झील के पास है? इसकी एक बड़ी मजेदार ट्रिक है आधा कट। इसे डीकोड करते हैं। आधा से आंध्र प्रदेश और कट से पुलिकट। पुलिकट झील असल में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा को काटती है और इसी विशाल तटीय लैगून के ठीक आगे श्रीहरिकोटा द्वीप बसा है। इस एक ट्रिक से अंतरिक्ष और भूगोल दोनों हमेशा के लिए दिमाग में छप जाते हैं। और अंत में चलिए सबसे ऊंचे और सबसे लंबे भूगोल को भी ट्रिक्स के जरिए लॉक कर देते हैं। भारत की सबसे ऊंची झील सिक्किम की चुलामू झील है और यहीं से तीस्ता नदी भी निकलती है। ट्रिक याद रखिए, सिक्के कम हैं तो चोला मांगना पड़ेगा। और भारत की सबसे लंबी झील है केरल की वेम्बनाड झील, जहां बहुत ही मशहूर नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होती है। भाई, इतनी लंबी नावों की रेस के लिए लंबी झील तो चाहिए ही। इसे याद रखने की ट्रिक है, केरल के लोग करेले की सब्जी अष्टबार बंबू पर रखकर खाते हैं। यहां बंबू का सीधा कनेक्शन वेम्बनाड झील से है।
अब हम इस शानदार सफर के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। जरा सोचिए, जो दुनिया का नक्शा किताबों में इतना शांत और स्थिर दिखाई देता है, उसके ठीक नीचे कितना कुछ चल रहा है। कहीं भयंकर टेक्टोनिक हलचलें हैं, कहीं पारी पर तैरते हुए हाइड्रोलिक स्पंजेस हैं, तो कहीं अंतरिक्ष से गिरे उल्कापिंडों का हजारों साल पुराना इतिहास दफन है। उम्मीद है कि यह एक्सप्लेनर सिर्फ चीजों को रटने की मजबूरी को एक बेहद दिलचस्प खोज में बदल देगा। दुनिया को इसी तरह एक नई नजर से देखते रहना और हर शांत नक्शे के पीछे छिपे उस गतिशील विज्ञान को समझना ही तो असली मजा है। इस ज्ञान से भरे मजेदार सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।